हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह और आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। सॉलिड स्टेट स्टूडेंट्स आपके जो केमिस्ट्री है क्लास 12th की उसका चैप्टर 1 है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉलिड्स होते क्या हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सॉलिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सॉलिड सब्सटेंस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका एक डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कि उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करने पे उनका शेप नहीं चेंज हो जाता है। डेंसिटी हाई होती है और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स, इनमें से किसी भी चीज़ से मिलके वो सॉलिड सब्सटेंस बना हो सकता है, एटम से भी, मॉलिक्यूल से भी या आयन से भी। आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब कि चाहे एटम से मिलके बना हो, चाहे मॉलिक्यूल से या फिर आयन से, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका सॉलिड सब्सटेंसेस के बारे में था। अब जो आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। हमने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आपका होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो दो टाइप के सॉलिड हैं आपके, एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग इन दोनों का सारे डिफरेंसेस देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो दे हैव डेफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो जिन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, मतलब एक फिक्स पैटर्न होगा और डेफिनिट होगा। जबकि अगर हम लोग अमॉर्फस की बात करें तो दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। मतलब क्रिस्टलाइन का जो डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमॉर्फस में इनडेफिनिट अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सीडो सॉलिड्स। तो ऐसा लिक्विड जिसको एकदम कूल कर दिया गया है, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। थर्ड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैटर्न होता है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। एक काफ़ी डिस्टेंस तक सेम चीज़ ही रिपीट होती रहती है। इसीलिए हमने पहले पॉइंट में बोला था कि उनका डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जबकि अगर हम लोग अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इनका शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे उनका शेप भी चेंज होगा और उनका पैटर्न भी चेंज होगा, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के। इसके बाद अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो दीज आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। एनिसोट्रॉपिक की डेफिनेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एनिसोट्रॉपिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। इनको हम लोग एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। मतलब डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी,
तो उनको हम लोग एनिसोट्रॉपिक बोलेंगे, और आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब हम कोई एक पॉइंट लेके किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं तो ना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा उस पूरे सब्सटेंस में, ना डेंसिटी चेंज होगी, इसी तरह के फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है। मान लीजिए 4000 डिग्री सेल्सियस है तो वो 4000 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाएगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3000 से 3100 इस तरह का उनका एक रेंज होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस थे। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ने हैं। तो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है आपका कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फोर्थ होता है मेटेलिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। अब हम इनके बीच में एक एक करके डिफरेंसेस देखेंगे। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। आयनिक सॉलिड के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये आयन से मिलके बने होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं, जबकि कोवेलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। यहीं अगर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। तो मेटालिक सॉलिड में मेटल को हम ये मानते हैं कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, और उसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे डिफरेंस था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग फोर्सेस की। तो जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है क्योंकि ये चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अगर चार्जेस होंगे तो उनके बीच में कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यह आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। इसके बाद जो आपके कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं वो आपके कोवेलेंट होते हैं नेचर में। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं ये वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ये वीक होते हैं। कोवेलेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आता है, और वंडर वॉल सबसे वीक बॉन्ड होता है। और मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव स्पीसीज। बीच में न्यूक्लियस और उसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग फोर्सेस के बीच में डिफरेंस था डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अब क्योंकि जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हाई होता है आयनिक सॉलिड्स का।
कोवेलेंट बॉन्ड उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा हाई होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, इसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि मेटेलिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट से लेके हाई के बीच में किसी भी वैल्यू तक हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्डनेस या सॉफ्टनेस की। तो आपके आयनिक सॉलिड्स हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, मतलब ब्रिटल का मतलब स्ट्राइक करने पे वो टूट जाते हैं टुकड़ों में। जैसे आप सूखी मिट्टी को अगर हैमर से मारें तो वो बिखर जाती है, तो उसका मतलब ब्रिटल है। कोवेलेंट सॉलिड्स बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स आपके हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की बेसिस पे। आयनिक सॉलिड जो हैं वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड में आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। जबकि अगर हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें या फिर उसको मेल्ट करते हैं आयनिक सॉलिड को, तो आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। कोवेलेंट में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। जबकि मेटल्स आप जानते ही हैं कि गुड कंडक्टर होता है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है NaCl या कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। कोवेलेंट सॉलिड में आप डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका कुछ भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वाटर या CO2, और मेटल्स में आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कोई भी। तो ये आपका स्टूडेंट्स टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स था, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक। वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट सेल की। अभी तक हमने टाइप ऑफ सॉलिड देख लिया, उसमें क्रिस्टलाइन अमॉर्फस था, फिर हमने क्रिस्टलाइन के भी टाइप देख लिए, अभी हमने ऊपर से स्टडी किया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल बनता कैसे, होता क्या है उसमें। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच कैन बी यूज्ड as repetitive unit to build up the whole crystal is called unit cell. तो इसका मतलब ये है कि यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जिसको बार बार रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बनाया जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा था 10th में, कि जो सेम टाइप की सेल होती हैं उनका कॉम्बिनेशन टिश्यू बनाता है। सेम वैसे ही जो क्रिस्टल लैटिस है वो यूनिट सेल से मिलके बना होता है। यूनिट सेल उसकी स्मॉलेस्ट ब्रेकिंग है, मतलब क्रिस्टल को यूनिट सेल से छोटे पार्टिकल में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल आपके 4 टाइप की हैं यहाँ पे। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप जिस रूम में बैठकर स्टडी कर रहे हैं, अगर उसको देखें तो उसके जो कॉर्नर हैं, अगर उन पे एटम्स प्रेजेंट हैं सिर्फ कॉर्नर पे, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं रूम में, तो इसको हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टाइप है वो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, in which the particles are present at the corners as well as at the center of each of 6 faces. आप जिस रूम में हैं अगर काउंट करें तो उस रूम में टोटल 6 फेसेस हैं, 4 आपकी वॉल्स हैं, एक आपका फ्लोर है
और एक आपका टॉप है। तो टोटल 6 फेजेज हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं, और जो आपकी वॉल्स हैं, फ्लोर हो गया या टॉप हो गया, उनके सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम लोग फेस सेंटर्ड बोल देते हैं। थर्ड है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। मतलब कि जो आपके एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही हैं, और पूरे यूनिट सेल के सेंटर पे, एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है। जैसे आपके रूम का बीचों बीच का जो सेंटर है उस पे भी एक एटम और बाकी कॉर्नर्स पे भी। तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो जाता है। इसके बाद आपका फोर्थ टाइप है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। आप कोई भी दो अपोजिट वॉल ले लीजिए अपने रूम की, उसके सेंटर में प्रेजेंट हैं और कॉर्नर में प्रेजेंट हैं। तो ये आपका हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमने ये यूनिट सेल पढ़ा और उसके टाइप पढ़ लिए, जिसमें सिंपल क्यूबिक है आपका, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है। इतने टाइप के आपके यूनिट सेल्स होते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। अब जो कॉर्नर पे आपका एटम होगा तो वो पूरा पूरा एटम उस यूनिट सेल में तो होगा नहीं। जैसे आपके रूम के कॉर्नर पे अगर कोई हम एटम रख दें स्फेरिकल शेप का, तो वो बगल वाले कमरे में भी उसका कुछ पार्ट होगा, कुछ पीछे वाले कमरे में भी होगा, कुछ कॉर्नर के अपोजिट में भी होगा, कुछ ऊपर वाले कमरे में भी होगा। तो जनरली जो आपका कॉर्नर पे एटम होता है उसका उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 होता है। तो अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक में कैलकुलेट करें तो सिंपल क्यूबिक में एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। पूरे रूम में आपके 8 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में वो 1/8 होता है। टोटल 8 कॉर्नर हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 जो आ जाएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक में जो टोटल एटम है वो 1 प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर की वजह से फिर से 8 इंटू 1/8 1 हो गया। इसके अलावा जो आपके वॉल हैं उनके अगर फेसेस पे कोई एटम प्रेजेंट है तो आधा वो आपके कमरे में होगा और आधा नेक्स्ट वाले कमरे में होगा। तो उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा। टोटल आपके कमरे में 6 फेजेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 6 इंटू 1/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट था, 3 आपके फेसेस को मिला के, तो टोटल एटम फेस सेंटर के लिए कितने होते हैं, 4। इन वैल्यूज़ को नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं ये। इसके बाद हम लोग बॉडी सेंटर की बात करते हैं। तो बॉडी सेंटर में फिर से कॉर्नर की वजह से 8 इंटू 1/8 जो आपका आ जाएगा 1, और एक आपका बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, मतलब पूरा पूरा 1। तो टोटल आपका कितना आ गया, 2 एटम्स। बॉडी सेंटर में 2 एटम्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड सेंटर की। तो कॉर्नर का फिर से आपका 1 आ गया 8 इंटू 1/8, और क्योंकि केवल 2 अपोजिट वॉल पे या 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 2 फेसेस इंटू, एक फेस में कितना होगा, आधा ही होगा एक यूनिट सेल में, आधा दूसरी तरफ होगा दीवार के। तो ये कितना आ गया आपका 1। तो ये 1 और ये 1 मिला के टोटल कितना आ गया, 2। तो सिंपल क्यूबिक में आपके टोटल 1 एटम का होता है, फेस सेंटर में आपका 4 एटम्स का होता है, बॉडी सेंटर में आपका 2 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, और एंड सेंटर में 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है।
ये आपका हमने बात किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कि किस टाइप की यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं ऑन द होल। इसके बाद जो आपके क्रिस्टल हैं, टाइप हैं, टोटल 230 क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं, जिनको ब्रॉडली 14 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। इनको हम लोग ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितने टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, तो वो 14 होते हैं। जो आपके 7 बेसिक हैं उसमें आपका क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है कि जो भी एजेस हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है और उनके बीच में एंगल कैसा है। जैसे क्यूब में आप जानते हैं कि तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों साइड के बीच में एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर आप टेट्रागोनल की बात करें तो 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी नहीं होगी। ये सेम वैसे ही है जैसे एक क्यूबॉइड आप ले लीजिए स्क्वायर बेस का, एंगल तीनों 90 होते हैं। इसी तरह रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड बराबर होती हैं लेकिन 2 एंगल 90 होते हैं, तीसरा 90 नहीं होता है। इसी तरह आपका ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है और हेक्सागोनल है। आप वीडियो को पॉज करके इनके साइड्स के बीच में रिलेशन और एंगल्स नोट कर लीजिए। टोटल 14 आपके ब्रेविस लैटिस होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, कि ठीक है हमने सॉलिड पढ़ लिया, टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, फिर क्रिस्टलाइन के भी टाइप्स पढ़ लिए, फिर क्रिस्टलाइन किससे बना होता है ये भी हमने पढ़ लिया, यूनिट सेल उनके टाइप्स भी पढ़ लिए। अब अगर उसमें एटम प्रेजेंट है तो डिफरेंट टाइप के जो यूनिट सेल हैं आपके, जैसे कि सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, तो क्योंकि उनमें अलग अलग एटम का अरेंजमेंट होता है तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। और डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी कि एक्चुअल में एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ये सेम वैसे ही है जैसे एक रूम आप ले लीजिए, रूम का वॉल्यूम अलग होगा, उसमें जो सामान रखा हुआ है उसका वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि बाकी स्पेस तो आपका वैकेंट हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम है कितना एक्चुअल में, और जो एटम प्रेजेंट है वो उस यूनिट सेल का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक क्यूबॉइड या क्यूब शेप का बॉक्स ले लें और उसके अंदर मार्बल्स या कंचे या बॉल्स भर दें तो बॉल्स के बीच में स्पेस वैकेंट रहता है। तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपका सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट था। अगर आप इसका कॉर्नर देखें तो यहाँ पे एटम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। अगर आप एज लेंथ पूरी ए ले लें यूनिट सेल की तो इतना आर है आपका और इतना भी आर है रेडियस। तो यहाँ से जो आपका रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है ए इक्वल्स टू 2r, क्योंकि ये पूरा ए है। तो ए इक्वल्स टू 2r है तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी a/2। अब सिंपल क्यूबिक में हमने निकाला था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 इंटू 1/8 जो आ जाता है 1 एटम। 8 कॉर्नर्स, एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1 एटम टोटल। फिर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टोटल आपका एक एटम होता है। अब एटम को हम लोग स्फेरिकल मान के चलते हैं और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये आपका स्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो 1 इंटू 4/3 πr³ ये आपके एटम का वॉल्यूम हो गया टोटल्स।
अपॉन में ए क्यूब। ए आपका साइड है यूनिट सेल का, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड मतलब साइड का क्यूब। फिर हम लोग आर की जगह a/2 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आती है सिंपल क्यूबिक की, वो आपकी आती है 0.52। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है उसमें केवल 52% वॉल्यूम एक्चुअली में एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं पूरे यूनिट सेल का, बाकी स्पेस वैकेंट रहता है। इसके बाद हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर। तो अगर हम लोग बॉडी सेंटर की बात करें तो A = 4R होता है। यहाँ पे आपका जो डायगनल है, डायगनल कितना होता है क्यूब का, √2A, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4R के। क्योंकि अगर हम देखें उसको तो वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये आपका R, ये भी 2R हो गया डायगनल, और ये R, तो टोटल 4R। 4R = √2 आ जाता है, √2A। यहाँ से हम लोग √3A, √2A तो साइड वाला डायगनल होगा, बीच वाला √3A हो जाएगा। तो √3A = आपका 4R आ गया। तो R की वैल्यू आ गई √3A/4। अब बॉडी सेंटर में हमने बताया था जो टोटल एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा पूरा पूरा, और कॉर्नर का मिला के 1 हो जाता है, 8 × 1/8, तो टोटल 2 एटम्स। तो अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ऊपर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है। टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल एटम का वॉल्यूम 2 × 4/3 πr³ हो जाएगा। आर की वैल्यू हम लोग √3A/4 रख देंगे यहाँ पे। अपॉन में क्या होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम जो A³ होगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब हो जाता है। इसको सॉल्व करने पे आपका जो बॉडी सेंटर का आता है पैकिंग फ्रैक्शन, वो आता है 0.68। 0.68 का मतलब है कि जो बॉडी सेंटर होता है उसमें से 68% वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल का, बाकी स्पेस वैकेंट रहता है। ये हमने बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पैकिंग फ्रैक्शन को दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि इसके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे FCC का, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर में अगर हम लोग देखें तो साइड A है आपकी, बीच में इस स्फेयर का रेडियस R, इसका पूरा पूरा डायमीटर 2R, और इसका R, टोटल मिला के कितना हो गया, 4R। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। बेस आपका A है, परपेंडिकुलर भी A है, तो हाइपोटेन्यूज √2A आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिएगा, अंडर रूट में A² + A² √2 है। √2A बराबर हो जाएगा 4R के। तो R की वैल्यू आपकी आ जाती है A/2√2। अब जो यूनिट सेल है इसमें फेस सेंटर में टोटल कितने एटम्स होते हैं, 8 × 1/8 कॉर्नर की वजह से जो 1 आ जाएगा, प्लस 6 फेजेस होते हैं, एक फेसेस में अंदर हाफ ही रहेगा, हाफ दूसरी तरफ रहता है, तो 6 × 1/2 कितना आ जाएगा, 3। तो टोटल एटम्स आ गए आपके 4। अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल 4 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ है जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है।
आर की वैल्यू a/2√2 है, अपॉन में यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा जो a का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल के आता है आपका फेस सेंटर का वो आता है 0.74। इसका मतलब ये है कि फेस सेंटर्ड में 74% वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल का, बाकी वैकेंट होता है। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, FCC की, क्योंकि FCC में होता है 74%। इसके बाद आता है आपका BCC का पैकिंग फ्रैक्शन है 68%। और सबसे कम होता है आपका सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक का आया था 52.4%। तो एग्ज़ाम में इनको इनके पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग या फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने को भी पूछ सकता है, या फिर आपसे इनका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। आप इस वीडियो को एक बार और पूरा देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इसका हमने सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 भी डाल रखा है, और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कितना समझ में आया, ये लेक्चर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।